हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग सीयू सेट 2018 के रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड के सॉल्यूशंस देखेंगे कि हम रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप तक सीयू सेट के जितने भी कंटेंट पॉसिबल है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इस चैनल पे आकर के सीयू सेट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट अवेलेबल है उसको पढ़ करके एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पर www.successcurve.in पर आप जाकर के फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं सीयू सेट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस को अपने घर पे से बिल्कुल ऑनलाइन एक्सपीरियंस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन वन लाइन, वन ऑफ द 2 पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड इज अ प्रोफेसर एंड द अदर इज अ बिजनेसमैन। An advocate is to the right of a student and author is to the left of the businessman. What is the position of advocate from the left? अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 पर्सन एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। तो हम ये लाइन बनाया, ओके। अब कह रहा है कि वन ऑफ द 2 पर्सन्स एट द एक्सट्रीम एंड इज अ प्रोफेसर एंड अदर इज अ बिजनेसमैन। यानी कि ये जो दो छोर हैं, इस पे क्या है, एक क्या है, प्रोफेसर है और दूसरा क्या है, बिजनेसमैन है। पर कौन कौन से एक्सट्रीम पोजीशन पे है ये नहीं बोला गया है। एन एडवोकेट इज टू द राइट ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट है और ऑथर जो है वो बिजनेसमैन के लेफ्ट में है। तो यहाँ पे अगर हम लेफ्ट राइट इंडिकेट कर दे, मान लेते हैं ये लेफ्ट है और ये राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में जितने भी पर्सन की पोजीशन बताई गई है वो लेफ्ट राइट के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में ही बताया गया है। तो हम पहले इसको लेफ्ट और राइट इंडिकेट कर लिए कि ये साइड लेफ्ट है ये साइड राइट है, ओके। अब कह रहा है कि बिजनेसमैन के लेफ्ट में ऑथर है, लेकिन बिजनेसमैन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो अगर हम बिजनेसमैन को लेफ्ट साइड पे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे बिजनेसमैन खड़ा है, तो फिर इनके लेफ्ट में कोई भी प्लेस खाली नहीं है। जो कोई भी पोजीशन अगर किसी को दिया जाएगा, अगर कोई भी और खड़ा होगा बिजनेसमैन के बगल में, तो उसे हमेशा राइट में ही खड़ा होना पड़ेगा। तो फिर ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा, इसीलिए बिजनेसमैन जो होगा हमेशा इस राइट साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़ा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिजनेस मैन, ओके। तो अगर यहाँ पे बिजनेसमैन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रोफेसर, ठीक है। अब कह रहा है कि एन एडवोकेट इज टू द राइट ऑफ ए स्टूडेंट। जो एडवोकेट है वो स्टूडेंट के राइट में है, पर स्टूडेंट का कोई पोजीशन नहीं बताया गया है कि स्टूडेंट का पोजीशन कहाँ है। बट ये बताया गया है कि बिजनेसमैन के लेफ्ट में कौन है, ऑथर है। तो बिजनेसमैन का लेफ्ट होगा इस तरफ, तो मैंने यहाँ पर ये ऑथर को इंडिकेट किया है। अब कह रहा है सारे इंफॉर्मेशन का यूज मेरा हो गया, अब सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन को यूज करना रह गया है कि एडवोकेट स्टूडेंट के राइट में होगा। तो स्टूडेंट कहीं भी रहे उसका पोजीशन फिक्स नहीं है। तो हम एक केस लेते हैं कि हम मानते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर है, ओके। तो इसका राइट ये पूरा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एडवोकेट डालो या यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें दो केसेस बनेंगे। एक केस ये है कि एडवोकेट इस पोजीशन पे है, दूसरा केस ये बनेगा, ये फर्स्ट केस है, और ये सेकंड केस में क्या है, एडवोकेट यहाँ पे होगा। ये दो पॉसिबिलिटी है। इस दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट के राइट में हुआ एडवोकेट, ठीक है। तो अब कह रहा है कि लेफ्ट से एडवोकेट की पोजीशन बताइए। तो इस केस में जो एडवोकेट की पोजीशन क्या है, ये लेफ्ट है और लेफ्ट से उनकी पोजीशन बतानी है। तो 1 2 3, एक आंसर क्या आया, 3 आया। और दूसरी चॉइस क्या है आंसर की, 1 2 3 4, दूसरा आंसर आया हमारा 4, ओके। ये हम आंसर की पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, ओके, 3 और 4। अब हम दूसरा केस एक डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम ये मानते हैं कि जो स्टूडेंट है वो पहले प्रोफेसर और ऑथर के बीच में था। अब हम
उसको ऑथर और बिजनेसमैन के बीच में रख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट की कोई पोजीशन नहीं दी गई है कि स्टूडेंट कहाँ पर है। तो यहाँ पे प्रोफेसर है, यहाँ पर बिजनेसमैन है, ओके, और यहाँ पर ऑथर बिजनेसमैन के लेफ्ट में। अब पहले हमने स्टूडेंट को यहाँ पे रखा था, अब हम स्टूडेंट को यहाँ पे रख रहे हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि स्टूडेंट की कोई पोजीशन के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ओके। तो अब हमें स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट को रखना है, तो हम एडवोकेट को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे। जब स्टूडेंट यहाँ पर होगा तो ये एडवोकेट की इकलौती पोजीशन होगी। तो अब इस केस में एडवोकेट की लेफ्ट से पोजीशन क्या है, 1 2 3 4। यहाँ अगेन क्या आया, 4 आया, यानी कि हमें दो पोजीशंस क्या मिली, एडवोकेट की 3 और 4। दो पोजीशन इसलिए मिली क्योंकि क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, चीजें कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। एक स्टेटमेंट और क्वेश्चन में ऐड करके चीजों को क्लियर करने की जरूरत थी। पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन एज इट इज मैंने सॉल्व किया है। इस हिसाब से इसी तरह क्वेश्चन बनना था। और चार ऑप्शंस आपके पास क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा दो ऑप्शन क्या क्या आ गया, थर्ड भी आ गया और फोर्थ भी आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी बोथ। टेक्निकली सी और डी दोनों आंसर को सही माना जाना चाहिए, ओके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पर्पस इज कोडेड एज दिस। इस तरह पर्पस को कोड किया जाता है। हाउ इज पैटर्न कोडेड इन द लैंग्वेज, तो पैटर्न को कैसे कोड करेंगे हम लोग, ओके। तो चार ऑप्शंस ये गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्पस को कैसे कोड किया गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं PURPOSE, पर्पस। और उसको कैसे कोड किया गया है, उसको इस तरह से कोड किया गया है, ओके। यानी कि P के जगह पे O, U के जगह V, R के जगह Q, P के जगह O, O के जगह N, S के जगह T, E के जगह D लिखा गया है। तो ऐसा कैसे लिखा गया है, क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, हमें वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए जो O है वो P का प्रीवियस लेटर है, यानी कि यहाँ पे जो P का प्रीवियस लेटर है उसको लिखा गया है, यानी कि एक पीछे। U के बाद V आता है, यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट लेटर लिखा गया है, तो +1। प्रीवियस लेटर जहाँ पे लिखा गया है उसको मैंने -1 से इंडिकेट किया है, और जहाँ पे नेक्स्ट लेटर लिखा गया है कि अल्फाबेट ऑर्डर में जो नेक्स्ट लेटर है U का V होता है, तो यहाँ पे एक आगे बढ़ा गया है, तो इसको मैंने +1 से इंडिकेट किया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। Q का प्रीवियस R का प्रीवियस होता है Q, यहाँ भी -1, P का प्रीवियस है O, -1। तो इसी तरह देखेंगे कि ये सारे प्रीवियस लेटर्स लिखे हुए हैं, ओके। ST ये +1 होगा, फिर ये -1। ये पैटर्न मुझे मिला। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा क्या गया है। पूछा ये गया है हमें कि पैटर्न का बताना है कि पैटर्न का क्या होगा, ओके। तो पैटर्न में सबसे पहले देखिए यहाँ भी 7 लेटर्स है, यहाँ भी 7 लेटर्स है, और यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। तो -1 यानी कि P का प्रीवियस लेटर O होता है, +1 यानी कि नेक्स्ट लेटर, तो A का नेक्स्ट लेटर क्या होगा, B होगा। -1 प्रीवियस लेटर, T का प्रीवियस लेटर क्या होगा, S होगा। अगेन -1 तो T का प्रीवियस S होगा। E का प्रीवियस क्या होगा, D होगा। R में यहाँ पे क्या होगा, +1 करेंगे, तो R के बाद कौन सा लेटर आता है, S आता है। और यहाँ पे -1 है तो N का एक प्रीवियस लेटर क्या है, M है। तो अब ये देखिए जो हमारा आंसर आया वो ये आया, यानी कि O से शुरू होगा, तो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। OB, तो OC वाला ऑप्शन डिस्कार्ड, OA वाला ऑप्शन डिस्कार्ड। अब बच गया ऑप्शन A। तो ऑप्शन A में देखिए जो यहाँ पे हमारा S आ रहा है और यहाँ पे क्या है, U है, बस यही चेंजेस है, बाकी पूरा सही है।
तो हमारा ऑप्शन कोई नहीं आ रहा है। चाहे तो ये किया जाए कि हम ऑप्शन चेंज कर दें, या दूसरी चीज ये ऑब्जर्व की जा रही है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये पैटर्न देखिए, -1 +1 माइनस, अगर इसको हम प्लस कर दें, अगर हम इसको प्लस कर देते हैं, हम इसको डिफरेंट कलर से इंडिकेट करते हैं, ओके, अगर हम इसको +1 कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक पैटर्न फॉलो होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक अल्टरनेट पैटर्न है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो उस केस में सेम टू सेम अगर हम यहाँ फॉलो करें तो ये तो सारा एज इट इज रहेगा, चेंज कौन सा होगा, बस एस चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे हमें टी के बाद का नेक्स्ट लेटर लिखना है, तो टी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या होता है, यू होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो ये है, इन अ सर्टेन कोड एप्पल इज कोडेड एज दिस, okay, and lap is coded as 312 and cap is coded as 214, then leap will be coded as what, यानी कि लीप को हम कैसे कोड करेंगे अगर एप्पल, लैप और कैप को इस तरह कोड किया गया है। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3513, 3512, 3515 एंड 3516। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि इसमें कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर लेटर के लिए कोई एक पर्टिकुलर नंबर ही असाइन हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए लीप में कौन कौन सा लेटर है, एल, ई, ए और पी, और हमारे पास एल कहाँ कहाँ पर है, एप्पल में एल है और लैप में एल है और कैप में ए पी कॉमन है और लैप में ए पी दोनों में कॉमन है। तो अब यहाँ देखते हैं लैप का कोड किया गया है 312, ओके, और कैप को कोड कैसे किया गया है 214। अब लैप और कैप की जो कोडिंग की गई है उस नंबर में कॉमन क्या है, यहाँ पे 12 कॉमन है और यहाँ पे भी 12 है, भले इंटरचेंज करके है बट 1 और 2 प्रेजेंट है। तो इससे कह सकते हैं कि या तो A1 होगा या तो P1 होगा, दोनों में से कोई एक 1 होगा, अगर एक 1 है तो दूसरा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ऐसे समझिए, तो A और P का हमें पता चल गया, दोनों में से कोई एक 1 होगा और दूसरा 2 होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि L क्या होगा, L3 होगा, और यहाँ से ये पता चला कि C क्या होगा, C4 होगा, बट हमें C का कोई काम नहीं है, हमें L के लिए काम था, तो L क्या मिला, L3 मिला, तो L क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सारे ऑप्शंस में पहला 3 है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, लीप में A और P है, मैंने अभी आपको बताया कि ए और पी, लैप और कैप दोनों में कॉमन है, ठीक है। एल का 3 आया था और सी का 4 आया था, यानी कि कोई एक ए और पी, अगर ए 1 है तो पी 2 होगा, अगर पी 2 ए 2 है तो पी क्या होगा, 1। तो यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, बस इतना क्लियर है कि 1 2 में से ही ए और पी की वैल्यू होगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप चारों ऑप्शंस को, इन चारों ऑप्शंस में यहाँ पे ए और पी के लिए हम 1 2 लिख दे रहे हैं, ओके। तो यानी कि 3 1 2 और ई के लिए कोई एक और नंबर होगा, यानी कि 3 1 2 जो कोड होगा उसमें 3 1 2 तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो 3 1 2 प्रेजेंट होने वाला कितना ऑप्शन है यहाँ पे, कौन कौन सा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 3 ऑप्शन छांट दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए कि हाँ ये 3 ऑप्शन नहीं होगा, और एक ऑप्शन पे आप टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। जब चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो वहां पे हमें कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन 4 ये कहता है, इन अ फॉलोइंग नंबर सीरीज वन नंबर इज रॉन्ग
तो ये जो सीरीज दिया हुआ है 21, 32, 45, 55, 77, 96 और 117, तो इसमें कौन सा नंबर जो है गलत लिखा हुआ है? तो 4 ऑप्शंस हैं, 117, 21, 96 एंड 55। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 21 और 32, तो 21 के बाद 32 है, तो 21 में अगर हम 11 ऐड कर दें तो वो 32 हो जाएगा, और 32 में अगर हम 13 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि +2 से हम नंबर जो ऐड कर रहे हैं उसको +2 से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि पहले हम 11 ऐड कर रहे थे, फिर 13 ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये कैसे चेंज हो रहा है? ये +2 पे चेंज हो रहा है। ओके, तो उसके बाद यहाँ देखिए 45 में 10 ऐड करने पे 55 आएगा। ओके, तो यहाँ पर वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम ये 55 को कैंसिल आउट, मतलब कि सर्कल करके रख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पैटर्न के हिसाब से क्या आना चाहिए था? 13 + 2 यानी 15। 45 में 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। ओके, और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 60 में कितना ऐड होना चाहिए था? 16 में ऐड होना चाहिए था, यहाँ पे हमने +15 ऐड किया था, तो 15 + 2 17, तो 60 में हम लोग क्या 17 ऐड करेंगे तो 77 आ जाएगा। ओके, और फिर हम 17 में +19 ऐड करेंगे, यानी कि 17 + 2, तो वो क्या हो जाएगा? 96 आएगा। अब 96 में अगर हम +21 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 117 आ जाएगा। यानी कि जो पैटर्न था कि हमें 11 से ऐड करना शुरू करना है, 21 में 11 ऐड करेंगे और फिर +2 से इसको क्या करेंगे? इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम इसी तरह बढ़ रहे हैं तो 15 ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 60 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 55। तो जो रॉन्ग नंबर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये 55 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज 55। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, अ सॉलिड 4-inch क्यूब ऑफ वुड इज कोटेड विथ ब्लू पेंट ऑन ऑल 6 sides. Then the cube is cut into smaller 1-inch cubes. These new 1-inch cube will have either 3 blue sides or 2 blue sides, 1 blue side or no blue sides. Okay, how many will be with 3 blue sides? इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब है हमारे पास, सॉलिड क्यूब है लकड़ी का, उसको पेंट किया गया है। किसी एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ओके, तो वो सारे 6 फेसेस को ब्लू कलर से क्या किया? ब्लू पेंट से पेंट किया गया है। और फिर उस बड़े वाले क्यूब को, जिसका कि साइड्स क्या है? 4 इंच है, तो उसको फिर स्मॉलर क्यूब्स में कट किया गया है, और जो स्मॉलर क्यूब है उसकी डायमेंशन क्या है? तो उसकी जो एज की लेंथ है वो 1 इंच है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम उसको 1 इंच के छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे, बड़े वाले क्यूब को जिसकी डायमेंशन है, यानी कि एज की लेंथ कितनी है? 4 इंच, तो जो नया क्यूब छोटा छोटा बनेगा उसमें कैसे कैसे क्यूब्स होंगे? आप याद रखिए, ये जो बड़े वाले क्यूब को कट किया जा रहा है उसे पेंट करने के बाद कट किया जा रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो जो छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि उस छोटे वाले क्यूब में 3 साइड ब्लू पेंटेड हो, कोई 2 साइड ब्लू पेंटेड हो, कोई 1 साइड ब्लू पेंटेड हो, या फिर कोई भी साइड ब्लू कलर से पेंट नहीं है। ओके, तो ऐसा कैसे होगा? तो थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, जब हम बड़े वाले क्यूब को पेंट करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट करेंगे तो ऑब्वियस है, जब कट करने के बाद जो पोर्शन अंदर से निकलेगा, ओके, यानी कि हम अगर क्यूब को बीच से पहले काटे तो जो बाहरी सरफेस होगा वो तो पेंटेड ही होगा, लेकिन जो सरफेस काटने के बाद अंदर में रहेगा वो क्या होगा? पेंट नहीं किया हुआ होगा। तो उसी तरह जो 4 इंच का क्यूब है उसको छोटे छोटे 1 इंच के क्यूब में
डिवाइड किया गया है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी विल बी विथ 3 ब्लू साइड्स। 3 ब्लू साइड्स जो क्यूब पेंटेड है वो कितने बनेंगे छोटे छोटे। तो 4 ऑप्शंस हैं 10, 12, 8 एंड 24। तो अब ध्यान दीजिए कि 3 साइड पेंटेड है, तो ऑब्वियस है अगर 3 साइड क्यूब का पेंट होना चाहिए ब्लू कलर से, तो वो क्यूब ऐसे पोजीशन पे होगा, यानी कि वो जो क्यूब होगा वो बड़े वाले क्यूब का वो वाला पोर्शन होगा जहाँ पे वो क्या होगा, बड़े वाले क्यूब का किसी 3 साइड का पार्ट होगा। ओके, यानी कि हम आपको फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया है। ओके, ये एक क्यूब है। तो जो सपोज करिए कॉर्नर, इस कॉर्नर के बारे में सोचिए जो मेरा पॉइंटर है अभी, ये कॉर्नर। अब इस कॉर्नर पे से जो क्यूब क्यूब निकलेगा छोटा सा, सपोज करते हैं ये क्यूब है, वो इस तरह से सपोज करते हैं इस साइज का क्यूब यहाँ से कट होके निकलेगा, जिसका कि एज की लेंथ कितनी होगी 1। तो ऑब्वियस है जो ऊपर वाला सरफेस है ये और ये 3 जो सरफेसेस हैं बड़े वाले क्यूब के, ये तो पेंटेड है। तो जब इस कॉर्नर पे से क्यूब स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होगा, तो ये वाला पोर्शन जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड होगा। लेट मी टेक ब्लू कलर। ओके, ये जो पोर्शन है ये ब्लू कलर से कलर्ड होगा, ये वाला भी ब्लू कलर से कलर्ड होगा, और ये क्या होगा, ये भी ब्लू कलर से कलर्ड होगा। आई होप सो सभी को ये समझ आ रहा होगा ये कैसे 3 साइडेड पेंटेड रहेंगे। ओके, तो इस तरह से ये 3 साइड क्या होगी, पेंट की हुई रहेगी। और जो बाकी किसी भी पोर्शन से क्यूब कट हुआ हो, अगर ये बीच में कहीं से भी इस तरह से क्यूब कट होगा, तो इसके सिर्फ ये वाला पोर्शन कलर्ड होगा और ये पोर्शन कलर्ड होगा। सिर्फ 2 ही साइड्स उसके, 2 ही फेसेस जो हैं उसके वो पेंटेड होंगे या कलर्ड होगा। तो आप पूछ रहा है कि वैसे छोटे छोटे क्यूब्स कितने होंगे जिनके 3 साइड्स जो है वो पेंटेड हो। तो ऑब्वियस है जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं क्यूब के, वहां से जो क्यूब छोटा वाला फॉर्म होगा कटने के बाद, उसी में क्यूब में सिर्फ 3 साइडेड पेंटेड होंगे। तो ऐसे ऐसे कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, तो हम जानते हैं क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं या कॉर्नर होते हैं, तो क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो वैसे कितने क्यूब्स बनेंगे, तो 8 क्यूब्स बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए एक्चुअली डायरेक्शंस ये हैं कि फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये, उसमें से जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से ट्रू कौन सा है 4 ऑप्शंस में से। यानी कि इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आप ए बी सी डी इन 4 ऑप्शंस में से किसके बारे में आप कह सकते हैं हाँ ऐसा है, यानी कि इस गिवन इंफॉर्मेशन के सपोर्ट में कौन सा स्टेटमेंट है 4 ऑप्शंस में से, इस तरह आप समझ सकते हैं इसे। तो क्वेश्चन 6 ये कह रहा है हरीश हैज अ पेपर रूट ईच मॉर्निंग, ही डिलीवर्स 28 न्यूज़पेपर टू कस्टमर इन हिज नेबरहुड। It takes Harish 50 minutes to deliver all the papers. If Harish is sick or has other plans, his friend Ramesh, who lives on the same street, will sometime deliver the papers for him. तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन इतनी दी हुई है वो कह रहा है कि हरीश जो है वो हर मॉर्निंग पेपर बांटता है अपने मोहल्ले में, यानी कि अपने आसपास। और वो कितने पेपर्स बांटता है, 28 न्यूज़पेपर बांटता है हर मॉर्निंग, यानी कि हर दिन। और उसे ये काम करने में 50 मिनट्स लगते हैं। लेकिन जब हरीश बीमार होता है या उसे कुछ और काम होता है, उसके अदर प्लान्स होते हैं, तो उसका जो फ्रेंड रमेश है वो क्या करता है, जो कि उसी स्ट्रीट में रहता है, यानी कि उसी गली में रहता है, वो हरीश के लिए कभी कभी न्यूज़पेपर डिलीवर कराता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने 2019 के पेपर में
जो रीजनिंग का पेपर है 2019 में भी सॉल्व किया है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे न्यूज़पेपर की जो क्वांटिटी है वो 37 है, और जो यहाँ पे 2 पर्सन का नेम इस्तेमाल हुआ है हरीश और रमेश, वहाँ पे विंसेंट और थॉमस इस्तेमाल हुआ है, और क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है हरीश एंड रमेश लिव इन द सेम नेबरहुड। It takes Ramesh more than 50 minutes to deliver the paper. It is dark outside when Harish begins to deliver his papers. Ramesh would like to have his own paper route. यहाँ पे पहले तो कह रहा है कि हरीश और रमेश लिव इन द सेम नेबरहुड, यानी कि हरीश और रमेश आसपास रहते हैं, तो सही बात है। यहाँ पे लिखा भी है कि वो सेम स्ट्रीट में रहते हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इस गिवन इंफॉर्मेशन के सपोर्ट में है। तो हमें आंसर तो पहले ऑप्शन में मिल गया, लेकिन हम ऑप्शन बी सी डी को देखते हैं कि ये आंसर क्यों नहीं है। इट टेक्स रमेश मोर देन 50 मिनट्स टू डिलीवर द पेपर्स। तो यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया है कि हरीश के जगह जब रमेश पेपर बांटने जाता है तो उसे 50 मिनट ही लगते हैं, या उससे कम लगते हैं, या उससे ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गिवन इंफॉर्मेशन के सपोर्ट में नहीं है। इट इज़ डार्क आउटसाइड व्हेन हरीश बिगिन टू डिलीवर हिज पेपर। तो इस इंफॉर्मेशन में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि हर मॉर्निंग जब हरीश जो है पेपर बांटने जाता था तो उस समय लाइट मतलब कि इन्वायरमेंट में होती थी या नहीं होती थी, कि अंधेरा होता था, ये कहीं नहीं कहा गया है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो इस गिवन इंफॉर्मेशन के सपोर्ट में नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन जो है रमेश वुड लाइक टू हैव हिज ओन पेपर रूट। रमेश चाहता था कि उस वो भी पेपर बांटे अपना। ओके, तो ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया है कि रमेश को पेपर बांटने का मन था जैसे कि हरीश बांटता है। तो ये जो ऑप्शन डी है वो भी इस गिवन इंफॉर्मेशन के सपोर्ट में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, When they heard news of the hurricane, Aisha and Toba decided to change their vacation plans. जो हरिकेन होता है वो एक तरह का तूफान होता है, ओके, उसे हरिकेन यहाँ पे कहा गया है। तो तूफान की वजह से आयशा और तोबा ने अपने वेकेशन प्लान में चेंजेस किया, ओके। इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग टू द आइलैंड बीच रिजॉर्ट, दे बुक्ड अ रूम एट द फैंसी न्यू स्पा। पहले वो आइलैंड बीच रिजॉर्ट घूमने जाने वाले थे, लेकिन तूफान की वजह से वो क्या करते हैं, फैंसी न्यू स्पा में एक रूम बुक करते हैं, ओके। देयर प्लान्स वेयर अ लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव, यानी कि उनका जो नया प्लान था फैंसी न्यू स्पा में रूम बुक करने का, वो पिछले वाले प्लान से थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ज़्यादा, ओके। लेकिन बट दे डिड हर्ड वंडरफुल थिंग्स अबाउट द स्पा, लेकिन उन्होंने इस स्पा के बारे में बहुत ही रोचक बातें सुनी थी, बहुत अच्छा सुना था इस स्पा के बारे में। एंड दे वेयर रिलीव्ड टू फाइंड अवेलेबिलिटी ऑन सच शॉर्ट नोटिस, और वो इस बात से बहुत ही संतोष महसूस कर रहे थे या बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे थे कि उन्हें इतनी शॉर्ट नोटिस पे, इतनी अचानक उन्होंने प्लान चेंज किया, और उन्हें इतनी शॉर्ट नोटिस पे क्या हुआ, फैंसी न्यू स्पा में रूम अवेलेबल मिल गया। तो अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सबसे सही है इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आयशा एंड तोबा टेक बीच वकेशंस। ये इंफॉर्मेशन या ये जो स्टेटमेंट है ये सही है इस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में? तो नहीं सही है, क्योंकि आयशा और तोबा ने बीच वेकेशन प्लान किया था पर वो गए नहीं थे। द स्पा इज ओवर प्राइज्ड एवरी ईयर, ये भी गलत है। यहाँ पे ये कहा गया है कि उन्होंने जो रूम बुक किया था फैंसी न्यू स्पा में, वो उनके पिछले वाले प्लान से एक्सपेंसिव था, पर ऐसा नहीं है कि वो जो स्पा है वो ओवर प्राइज्ड होता है हर साल, ओके। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कहता है इट इज़ यूजुअली नेसेसरी टू बुक इन एडवांस फॉर 6 मंथ एट द स्पा। यहाँ पे ये कहा गया है
कि शॉर्ट नोटिस में उन्हें रूम मिल गया था, जो बहुत ही अच्छी बात है, जिस बात से वो बहुत खुश थे कि थैंक गॉड उन्हें मिल गया। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि स्पा में रूम बुक कराने के लिए 6 महीने पहले एडवांस में बुकिंग करानी होती है। ये कहीं नहीं लिखा है इस पैसेज में या इस पैराग्राफ में। तो ये जो ऑप्शन सी होगा ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, आयशा एंड तोबा डिसाइडेड टू चेंज देयर वेकेशन प्लान्स बिकॉज ऑफ द हरिकेन। ये कह रहे हैं कि ये जो साइक्लोन है या फिर जो तूफान है उसके वजह से आयशा और तोबा ने अपने वेकेशन प्लान में क्या किया, चेंज किया। तो फर्स्ट लाइन पढ़िए, फर्स्ट लाइन में लिखा है कि उन्होंने जब तूफान के बारे में न्यूज़ सुना तो उन्होंने क्या किया, अपने प्लान को चेंज करने का डिसीजन लिया। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी है कि तूफान के वजह से आयशा और तोबा ने अपने वेकेशन प्लान्स में चेंज किया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम पहुंच गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 से 12 के लिए आपके पास कुछ डायरेक्शंस है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। यानी कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे, इसमें आपको सीरीज दिया होगा नंबर्स का, और बीच में या लास्ट में कहीं पे फिलिंग द ब्लैंक्स होगा या क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपको बताना है कि वो फिलिंग द ब्लैंक्स में, क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर लिखा जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो सीरीज लिखी होगी उसमें आपको पैटर्न पहचानना होगा कि जो नंबर्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वो किस पैटर्न में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन इस टाइप का। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3, 11, 19 एंड 27, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, और चार ऑप्शंस आपके पास है 33, 35, 37 एंड 39। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको इसमें ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे 3 से 11 नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सारे नंबर एक दूसरे से बड़े हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो आपको ये पहचानना होगा कि नंबर किस पैटर्न में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इंक्रीजिंग में ही हो, कभी कभी ये जो ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों को इंक्लूड करता है। तो कभी कभी हमें क्या करना होता है कि जो एक नंबर सीरीज दिया हुआ है उसमें दो सीरीज छुपे होते हैं, तो आपको वो बाइफरकेट करना होता है अलग अलग, और उस बेसिस पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना होता है। बट यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें देखिए अगर हम 3 में 8 ऐड कर दें तो हमें 11 मिलेगा, 11 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 19 मिलेगा, 19 में 8 ऐड करेंगे तो 27 मिलेगा, और 27 में भी हम 8 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27 प्लस 8 कितना होता है, 35 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डेट इज द 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, यहाँ पे सीरीज दी हुई है 3, 6, 11 एंड 18 एंड देन इट इज क्वेश्चन मार्क, और चार ऑप्शंस ये गिवन है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सही ऑप्शन होगा वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 3 में हम अगर 3 ऐड कर दें तो ये हमें 6 मिलेगा, 6 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो 11 मिलेगा, 11 में अगर 18 ऐड कर दें, सॉरी 11 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहले 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 5, फिर 7, यानी कि जो नंबर ऐड करना है हमें उनमें पैटर्न बन रहा है। उनमें क्या पैटर्न बन रहा है कि दो नंबर के बीच का, दो आपस के नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो या और इसको हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि हम अगर 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा, तो हम नेक्स्ट नंबर में क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। अब 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा, तो हम नेक्स्ट नंबर में क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, तो हमें 18 मिल जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या हुआ, जो लोग एपी का कॉन्सेप्ट जानते हैं, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो आराम से बता सकते हैं कि 3, 5, 7 वो क्या है, वो एपी को फॉलो कर रहा है। एपी में होने का मतलब ये है कोई सीरीज एपी में है या नहीं है, उसको पहचानने का तरीका होता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है सभी में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मेन सीरीज है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो जो मेन सीरीज है
वो एपी में नहीं है, बट सीरीज में जितने नंबर्स ऐड किए गए हैं, जैसे यहाँ पे 3 ऐड किया गया है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, वो क्या है 3, 5, 7, ये क्या है, ये नंबर एपी में है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 है। तो यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा एपी में हो जाएगा। तो इसी तरह हमें क्या निकालना है कि अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हम 18 में कितना ऐड करें कि हमारा ये जो आंसर है वो हमें मिल जाए। तो ऑब्वियस है कि हमें 7th के बाद वाला कौन सा नंबर होगा वो पता करना है। तो 7 के बाद यहाँ कौन सा नंबर इस एपी सीरीज में आएगा हमें वो पता करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, और ये 7th जो है थर्ड पोजीशन पे है, यानी कि हमें फोर्थ पोजीशन में कौन सा नंबर आएगा इस एपी सीरीज के, हमें वो पता करना है। तो ये क्या होगा, जो फॉर्मूला होता है एपी में किसी पोजीशन पे कोई नंबर निकालने का, वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ओके, और एन होता है कि एन होता है पोजीशन, यानी कि हमें कौन से पोजीशन पर नंबर निकालना है, और डी जो होता है वो डिफरेंस होता है, एक्चुअली इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें पता चल गया, तो हमें फोर्थ पोजीशन पे निकालना है, यानी कि हमें ए 4 निकालना है। ठीक है, तो मैंने ए के बारे में क्या बताया, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, तो पहला टर्म क्या है वो 3 है, दूसरा टर्म क्या है 5 है, लेकिन हमें दूसरा टर्म की जरूरत नहीं है, हमें अब चाहिए n-1, यानी कि जौन सा पोजीशन निकालना है वो चाहिए, तो पोजीशन हमें फोर्थ निकालना है, तो 4-1 क्या होगा 3 होगा, तो हम यहाँ डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं। ओके, अब डी यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या है सभी नंबर के बीच, तो वो है 2। ओके, तो अब ये 3 प्लस 3 इंटू 2 6, यानी कि 9, यानी कि A4 यहाँ पे कौन सा होगा 9 होगा, तो यानी कि हम 18 में कितना ऐड करेंगे, तो हम 18 में 9 ऐड करेंगे, तो 18 में जब हम 9 को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, आएगा 27, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 27। तो ये जो मैंने एपी का कॉन्सेप्ट बताया वो तो हुआ बेसिक समझने का कि कैसे एपी में हम लोग किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है तो 5 ऐड होगा, फिर 7 ऐड होगा, तो 7 के बाद फिर हम 2 से इंक्रीज करेंगे तो 9 ऐड होगा। ये अगर आप इस मेथड से ना बना के आप ये वाला चीज फॉलो करेंगे तो ये ज्यादा इजी होगा और लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इस केस में ये वाला मेथड ज्यादा सुटेबल है जब क्वेश्चन इतना इजी हो। ओके, आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है ये आपको नंबर सीरीज दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना होगा, 4 ऑप्शंस आपके पास ये हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने अब तक जो 2 क्वेश्चंस किए वो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिसमें सिंगल डिजिट था या 2 डिजिट्स थे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स देख करके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये बाकी क्वेश्चंस की तरह ही बिल्कुल ही ईजी है। कैसे, तो आप ध्यान दीजिए, जो पहला 2 नंबर लिखा हुआ है इसके बीच का डिफरेंस क्या है, अगर आप निकालेंगे डिफरेंस तो ये डिफरेंस आएगा 19, यानी कि पहले नंबर में से अगर हम 19 माइनस कर दें तो हमें 497 मिलेगा, उसी तरह 497 में जैसे 19 माइनस करेंगे तो आपको 478 मिलेगा, 478 में से फिर 19 माइनस करेंगे तो 459 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर जिस क्रम में घट रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आता, कभी कभी वो डिक्रीजिंग भी आता है, तो ये जो एग्जाम्पल है वो डिक्रीजिंग का है। तो इसमें देखिए जो डिक्रीज कर रहा है नंबर कौन सा पैटर्न में, वो बिल्कुल कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज कर रहा है, वो कांस्टेंट नंबर क्या है वो 19 है, यानी कि सब में 19 को अगर माइनस करते जाए तो ये पैटर्न तैयार हो रहा है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 459 में से हम 19 को माइनस कर देंगे, तो 459 में जब हम 19 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आंसर आएगा 440। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।